नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम ऑपरेशन के पाठक में बात कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति रजिस्ट्रार सहित जिन 4 पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है, उस एफआईआर में क्या है, क्या संभावनाएं हैं उनके मुकदमों को लेकर, साथ ही शिक्षा विभाग इस मामले में आगे क्या कदम बढ़ा रही है। जी हाँ, देखिए, उस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो एफआईआर दर्ज होने के बाद जो तर्क कुलपति के द्वारा दिया जा रहा है कि इसमें राज्यपाल की अनुमति नहीं ली गई है, तो शायद इनकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भ्रष्टाचार से जुड़े किसी भी मामले में प्रधानमंत्री पर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। लोक सेवक जो भी हैं उन पर मुकदमा, पहले वाली बात अब नहीं है कि आप एफआईआर दर्ज करने के लिए आप संबंधित विभाग के जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं उनसे आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। अब ऐसा प्रावधान नहीं है, वो प्रावधान खत्म हो चुका है। वो सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट के बाद भारत सरकार ने भी उस मामले में संशोधन कर दिया है। हाँ, अभियोजन स्वीकृति देना अनिवार्य है। मतलब जब आप जेल में चले जाते हैं या फिर अनुसंधानक चार्जशीट दाखिल करना चाहता है तो पूरे एविडेंस के साथ वो संबंधित अधिकारी के जो बॉस हैं उनके पास वो भेजते हैं और उनकी अनुमति मिलने के बाद ही वो चार्जशीट दाखिल कर सकते हैं। ये प्रावधान अभी भी है। याद होगा कि मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के मामले में गिरफ्तारी एफआईआर भी दर्ज हुआ था, गिरफ्तारी भी हुई और इस दौरान राजभवन और आर्थिक अपराध इकाई के बीच पत्राचार भी चला था कि आप हमारे स्वायत्त संस्थान, हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारे स्वायत्तता पर आप हमला बोल रहे हैं, कैसे आपने मेरी बगैर जानकारी के छापेमारी किया। तो उस मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने स्थिति स्पष्ट कर दी और राजभवन का कुछ भी नहीं चला। गिरफ्तार भी हुए कुलपति, जेल भी रहे और जो बाकी लोग थे उन पर उन्होंने चार्जशीट भी दाखिल किया और अंततः राजभवन को अभियोजन की स्वीकृति देनी पड़ी। तो अगर आप पर मुकदमा दर्ज हुआ है तो फिर अभियोजन स्वीकृति तो देने में जो भी विलम्ब करे देना तो पड़ता है, क्योंकि इतने एविडेंस रहते हैं पुलिस के पास। अगर वो एविडेंस कलेक्ट करके देने में सफल रहा तो फिर आपको बचना मुश्किल है। चलिए, आखिर उन पर मुकदमा क्या दर्ज हुआ है। जो आवेदन एफआईआर दर्ज करने के लिए दी गई है उसमें विश्वविद्यालय के पर गंभीर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप ये है कि एक विश्वविद्यालय कैंपस में ही एक दामू चौक है, मतलब बाजार भी नहीं कह सकते हैं, चौक छोटा सा, मतलब बगल में पीजी गर्ल्स हॉस्टल है, कुछ आसपास में मोहल्ले हैं, तो 25-50 दुकानें खुली हुई हैं। वहीं पे एक दुकान है आपका, उस दुकान का नाम है मेसर्स दिशा इंटरप्राइजेज। जी हाँ, मेसर्स दिशा इंटरप्राइजेज। इस दुकान से स्टेशनरी में जो भी खरीदारी उन्होंने की होगी 38 लाख की खरीदारी की है इन्होंने, बिना किसी निविदा के, बिना किसी ऑर्डर के इनको भुगतान भी हुआ है। तो एक गंभीर आरोप ये है। दूसरा जो गंभीर आरोप है कि प्रश्न पत्र छपाने के लिए इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस, टॉर्च उसका नाम है, उनसे इन्होंने संपर्क साधा बिना किसी निविदा के, बिना किसी एग्रीमेंट के। उनको उन्होंने आदेश दे दिया और लगभग 56 लाख रुपए का, मतलब 2017 से लेके 2020 तक लगभग 56 लाख रुपए का प्रश्न पत्र इस प्रिंटिंग प्रेस से छपवाकर मंगवाया भी गया और उसको भुगतान भी किया गया। ये इस पर आप एफआईआर के टेक्स्ट में ये भी है। तीसरा जो आरोप उन पर है कि एक समता सिक्योरिटी सर्विसेज है, वो सिक्योरिटी पूरे विश्वविद्यालय की सुरक्षा के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। उनको रखने की प्रक्रिया, उनको भुगतान की प्रक्रिया, ये सारी जो प्रक्रिया हैं उस प्रक्रिया का कहीं भी पालन नहीं किया गया और 19 लाख से अधिक का भुगतान उन्होंने किया। इस मामले में भी
ऑडिट टीम का मानना है कि जो सरकार की नियमावली है उस नियमावली की पूरी तौर पर अनदेखी की गई है। चौथा जो आरोप है वो डॉक्टर मनोज कुमार टेबुलेशन डायरेक्टर है। 53 लाख रुपए एडवांस अभी तक ले चुके हैं। अब समझ जाइए, 53 लाख एडवांस ले चुके हैं और मात्र 11 लाख का इन्होंने ये सबमिट किया है, खर्च का ब्यौरा उन्होंने दिया है। और ये कई महीनों से ये चीज़ें चल रही हैं। कोई जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन का नहीं है कि भाई ये एडवांस क्यों दिए, और एडवांस दिए तो एडवांस के बदले में इन्होंने अपना खर्च क्यों का ब्यूरो क्यों नहीं दिया है। तो चौथा ये आरोप है। पांचवा जो आरोप है, जो हमें लगता है कि इस आरोप की वजह से वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार, जो वर्तमान वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार हैं, उन पर वो मुश्किल में पड़ सकते हैं, वो ये है कि 2021 से लेकर 2023 तक, मतलब अभी वर्तमान में भी ऐसे दुकान से, वो कलमबाग चौक पर दुकान है, उस पर उन्होंने खरीदारी की है, बड़ी से लाखों की खरीदारी की है, जिसका जीएसटी नंबर नहीं है। सेवा करना जो कहते हैं जीएसटी नंबर, वो उसका है ही नहीं। रजिस्टर्ड फॉर्म भी नहीं है, मतलब दुकान भी रजिस्टर्ड नहीं है, और उनसे सामान ये लेते रहे और उनको भुगतान करते रहे। इस मामले में भी गंभीर आपत्ति दर्ज की गई है एफआईआर में। और छठा आरोप जो है वो आरोप है कि इन्होंने बहुत सारे दैनिक वेतनभोगी को अपॉइंट किया है। उसमें वर्तमान रजिस्ट्रार और वीसी जो अभी चार्ज में है वो भी लपेटे में आ सकते हैं। इनके पीरियड में भी कई लोगों को इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है। लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया, आप निविदा निकाले थे कि नहीं, मतलब आप वैकेंसी की आपने कॉपी निकाली थी कि नहीं, अखबारों में आपने इश्तिहार दिया था कि नहीं, इंटरव्यू आपने कंडक्ट कराया था कि नहीं, ये जो सारी प्रक्रिया है नियुक्ति करने का, रिजर्वेशन पॉलिसी को आपने पालन किया था कि नहीं, ये सारी बातों को नज़रअंदाज किया गया है। और बहाली प्रक्रिया में भाई भतीजेवाद रिश्तेदारों को तवज्जो दी गई है, ऐसा आरोप है। ये 6 ऐसे आरोप हैं जो एफआईआर के टेक्स्ट में लिखा गया है। और इस मामले में जो धाराएं लगाई गई हैं इन लोगों पर, उसमें धारा 406, जो लोक सेवक, मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं, लोक सेवक हैं, वो अगर वित्तीय अनियमितता करते हैं तो वो धारा लगाए जाते हैं। और इस धारा में जमानत का प्रावधान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस धारा के तहत आजीवन कारावास की सज़ा है या फिर 10 वर्ष की सज़ा है। इसके अलावा 120B तो कॉन्स्पिरेसी का धारा है, सब में लगती है। 420 लगाया गया है इन पर, हालांकि 420 में 7 साल मैक्सिमम सज़ा है। तो इस तरह के चीज़ों के सहारे इन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। हालांकि ये एफआईआर रजिस्ट्रार भी दर्ज कर सकते थे। जैसे शिक्षा विभाग ने उनको लिखा कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए, तो क्योंकि ये अधिकांश मसला पूर्व के पीरियड का है, या फिर जांचकर्ता ये नहीं बताया कि किन्होंने इस घटना में, इस भ्रष्टाचार में किनकी संलिप्तता है। तो रजिस्ट्रार को जब मौका दिया गया एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो अननोन भी एफआईआर दर्ज हो सकता था, लेकिन वो उस बात को नज़रअंदाज किया। उनको लगा कि भाई ये तो मेरे स्वायत्तता पर सवाल है। इनको ये नहीं लगा कि भ्रष्टाचार के मामले में प्रधानमंत्री के यहाँ भी लोग पुलिस पूछताछ के लिए पहुँच सकती है। इतना उनको अधिकार प्राप्त हो गया है भ्रष्टाचार के मामले में। भ्रष्टाचार को लेकर इतने सख्त कानून हो गए हैं कि उस कानून में कहीं से भी गुंजाइश नहीं है बाहर निकलने का। तो ये चीज़ें उन्होंने मौका गंवाई। अब उन लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गया है। अब देखना ये होगा कि जिन पीरियड में ये सारी चीज़ें हुई हैं, उस पीरियड में वर्तमान रजिस्ट्रार, वर्तमान प्रभारी वीसी और जो वित्तीय पदाधिकारी हैं जिन पर एफआईआर दर्ज किया है वो लोग मौजूद थे कि नहीं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, उस मामले में इनकी संलिप्तता थी कि नहीं है। और तीसरा सवाल कि इन सब रिपोर्ट के बावजूद भी अन्य जो मसले हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मसले हैं, उनको लेकर इनका क्या नज़रिया रहा है। तो ये अब सब कुछ पुलिस के डोमेन में है। शिक्षा विभाग ने एफआईआर तो दर्ज कर दिया है, अब सब कुछ पुलिस के अनुसंधान पर निर्भर करती है
कि पुलिस इस मसले को किस तरीके से अनुसंधान करती है। वैसे हम आपको जानकारी दे दें कि आरा में भी ऑडिट चल रहा है और वहाँ के वाइस चांसलर भी वही हैं जो बिहार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। खबर ये आ रही है कि आरा में भी बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की बात सामने आई है और वहाँ भी एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है। इस बीच शिक्षा विभाग ने सैद्धांतिक तौर पर ये सहमति आपस के मीटिंग में उन्होंने सहमति बना ली है कि आरा में अगर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता की बात आ रही है, तो क्यों नहीं जो एक्सपर्ट है बिहार में, जो एजेंसियां जांच करती हैं, जो एक्सपर्ट एजेंसी हैं जो इसी के लिए बनाई गई है, पूरा दोनों मामला क्यों नहीं उन्हीं को सौंप दिया जाए। मतलब आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले की जांच करे, इसको लेकर शिक्षा विभाग गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मसले पर ये तथ्य किस तरीके से सामने आता है, क्योंकि आरा में अभी जांच चल रही है। एक और बड़ी खबर है शिक्षा विभाग से, ये तो तत्कालिक तौर पर ऑडिट हुआ और ये चीज़ें सामने हुई। बिहार विश्वविद्यालय मतलब बाबा साहब भीमराव बिहार विश्वविद्यालय, अंबेडकर विश्वविद्यालय की अब पूरी बृहद ऑडिट होगी। शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया है, पूरी ऑडिट की टीम बनाई जा रही है। उसमें एजी से भी बातचीत किया जा रहा है और पूर्व में रिटायर्ड जो कर्मी रहे हैं, जो एजी के एक्सपर्ट रहे हैं, उन लोगों का भी सहयोग लिया जा रहा है। और अब बिहार विश्वविद्यालय में जिस तरीके की सरसरी तौर पर अनियमितता शामिल हुई है, सामने आई है, अब बृहद तौर पे ऑडिट होगी और उस ऑडिट में एक एक बिंदुओं पर जांच की जाएगी और इस मसले पर देखा जाएगा कि क्या स्थिति बनती है। एक बड़ी खबर ये है। और दूसरी खबर ये है कि भले ही ये दिखाने की कोशिश हुई है कि शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से बिहार विश्वविद्यालय के कर्मचारी, शिक्षक, छात्र नाराज हैं, जबकि खबर ये आ रही है कि इस स्टैंड को लेकर जो शिक्षक संघ और कर्मचारी संघ वाइस चांसलर के साथ खड़े हुए हैं, उसके विरोध में विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ में, शिक्षक संघ में बड़े फूट की खबर आ रही है। कल भी अधिकांश जगह पर कॉलेज खुले हुए थे। खबर ये दी गई कि भाई कॉलेज बंद है, लेकिन अधिकांश जगहों पर कॉलेज खुली हुई थी। एक दो दिनों में जो स्थिति, आज अगर इस मामले में संघ अपना स्टैंड नहीं बदलती है तो बिहार विश्वविद्यालय का कर्मचारी और शिक्षक संघ दो भाग में विभक्त हो जाएगी। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसको लेकर पटना में भी मंथन शुरू हो गया है कि राजभवन और शिक्षा विभाग मतलब के पाठक और राज्यपाल के बीच ये जो वाइस चांसलर लोग ये जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें शिक्षा विभाग बेवजह टारगेट कर रही है और इसको लेकर जो सरकार और राजभवन के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है, इसको लेकर कहीं न कहीं राजभवन में भी मंथन चल रहा है। और वर्तमान जो कुलाधिपति हैं वो अब इस निर्णय पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में राजभवन की ये छवि ना बने कि ये भ्रष्टाचारियों के साथ है। चाहे शिक्षा विभाग जिस तरह की कार्रवाई करे, उस मामले में राजभवन हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये बड़ी खबर राजभवन से आ रही है। मतलब राजभवन अब क्योंकि राजभवन को ये लग रहा है कि जो कार्रवाई शिक्षा विभाग के द्वारा की जा रही है, पब्लिक इमेज बिहार में कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के साथ खड़ी है। छात्र के अभिभावक शिक्षा विभाग के साथ खड़े हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन का जो रवैया है, उस रवैये से छात्र और अभिभावक सारे नाराज हैं। सेशन को लेकर छात्र में गुस्सा है, अभिभावकों को गुस्सा है, पढ़ाई के सेमेस्टर को लेकर समस्याएं आ रही है, कोर्स मटेरियल को लेकर समस्याएं आ रही हैं, समय पर क्लासेस नहीं हो रहे हैं। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस वजह से विश्वविद्यालय को लेकर अभिभावक, मीडिया वाले के अंदर भी, तमाम ब्यूरोक्रेसी में भी एक अलग छवि बनी हुई है इन लोगों के प्रति। तो ऐसे में राजभवन का ये मतलब आपस में जो लोगों की चर्चा हुई है वो यही चर्चा हुई है कि इस तरीके के मसले में राजभवन की ये छवि कभी नहीं दिखे कि राजभवन भ्रष्टाचारियों के साथ में। ऐसे में तय मानिए कि बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार पर बड़ी कार्रवाई तो तय है, साथ ही राजभवन भी
इन दोनों के साथ खड़े नहीं होंगे। इसके संकेत कल ही राजभवन ने विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार को दे दिया है कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप जेल जाएंगे, आपको राजभवन से कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। और राजभवन में भी जो ऐसे अधिकारी हैं जो इस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में संरक्षण देते हुए दिखेंगे, राज्यपाल ने उन्हें भी हिदायत दी है कि ये इमेज कदापि नहीं मेरी बननी चाहिए, और ऐसा कुछ हुआ तो तय मानिए आप पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इस ओपिनियन के बाद विश्वविद्यालय के स्तर पर बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में आपको बदलता हुआ दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं।